हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANE2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस इन ब्रीफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन ग्रोथ के बेसिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब कैसे इंसान का ग्रोथ होता है, किस डायरेक्शन में, किस सीक्वेंस में और किन फैक्टर्स के अंडर डिपेंड करता है। हमें यहाँ बायोलॉजिकल लॉज जैसे सेफेलोकार्डल, प्रॉक्सिमिडिस्टल, हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का रोल भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ग्रोथ का मतलब है शरीर का साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में ग्रेजुअल इंक्रीज होना। ये एक कंटिन्यूअस और ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक और एनवायरनमेंटल दोनों फैक्टर्स का योगदान होता है। ग्रोथ हर स्टेज पर सेम स्पीड से नहीं होती, बल्कि एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को समझकर नॉर्मल और एबनॉर्मल ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। मेन बॉडी। 1. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। 2 मेन डायरेक्शंस होते हैं। सेफेलोकॉर्डल, ग्रोथ हेड से नीचे की तरफ होता है। जैसे बच्चा पहले हेड कंट्रोल करता है, फिर चलना सीखता है। प्रॉक्सिमिडिस्टल, ग्रोथ बॉडी के सेंटर से आउटवर्ड होता है। जैसे पहले बच्चा हाथ हिलाता है, फिर उंगलियों को कंट्रोल करता है। यह डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन और मोटर डेवलपमेंट में मदद करता है। 2. प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। ग्रोथ एक डेफिनेट सीक्वेंस में होती है, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है। जैसे बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर वॉक करता है। हर बच्चे का रेट अलग हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस सेम होती है। यह प्रिंसिपल दिखाता है कि डेवलपमेंट एक ऑर्डरली प्रोसेस है। 3. प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंसान का ग्रोथ अलग होता है। जेनेटिक, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट और हेल्थ कंडीशन सब ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एक ही परिवार के बच्चों की हाइट या बॉडी बिल्ड भी अलग हो सकती है। यह वेरिएबिलिटी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जब वो ह्यूमन डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं। 4. प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग रेट से ग्रो करते हैं, लेकिन सब एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करते हैं। जैसे मसल्स, बोन्स और नर्व्स का ग्रोथ एक साथ होना जरूरी है मूवमेंट के लिए। इससे बॉडी का प्रोपोर्शन और बैलेंस मेंटेन होता है। 5. प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स। ग्रोथ के कुछ स्टेजेस बहुत क्रिटिकल होते हैं, जैसे प्रीनेटल पीरियड और प्यूबर्टी। इन स्टेजेस में अगर न्यूट्रिशन या हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो ग्रोथ परमानेंटली अफेक्ट हो सकता है। इस प्रिंसिपल को समझना हेल्थ प्लानिंग के लिए जरूरी है। 6. प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ग्रोथ जनरल से स्पेसिफिक और सिंपल से कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन में होता है। पहले बच्चा ब्रॉड मूवमेंट्स करता है, फिर स्पेसिफिक एक्शन सीखता है जैसे छोटी चीज पकड़ना। बाद में ये सारे स्पेसिफिक पार्ट्स कोऑर्डिनेट होकर कॉम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं। 7. प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी एंड डायरेक्शनल पैटर्न। ग्रोथ प्रिडिक्टेबल होता है, हर स्टेज का एक पैटर्न होता है। डॉक्टर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ग्रोथ चार्ट से नॉर्मल डेवलपमेंट एसेस करते हैं। अगर ग्रोथ पैटर्न से डिविएशन आए तो वो हेल्थ प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकता है। 8. प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ग्रोथ को शेप करते हैं। हेरेडिटी पोटेंशियल सेट करता है, जैसे हाइट, और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि ये पोटेंशियल अचीव होगा या नहीं। इसलिए ग्रोथ एक कंबाइंड आउटकम है दोनों के इंटरेक्शन का। कंक्लूजन। ग्रोथ के प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि इंसान का फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एक सिस्टम के हिसाब से होता है। यह प्रोसेस डायरेक्शन, सीक्वेंस और कोऑर्डिनेशन फॉलो करता है, लेकिन हर इंडिविजुअल अलग होता है। इन प्रिंसिपल्स को समझकर हम हेल्थ मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe body composition in different stages of life. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन यानी फैट, मसल, बोन और वाटर का रेशियो
जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में कैसे बदलता है। हमें चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज के चेंजेस को समझाना है और बताना है कि न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स जैसे फैट, मसल, बोन और वाटर का बैलेंस। यह ह्यूमन ग्रोथ और हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। जिंदगी के हर स्टेज पर यह कॉम्पोजिशन बदलती रहती है, जो जेनेटिक्स, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। इसका स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी है ताकि वो ह्यूमन ग्रोथ और न्यूट्रिशन को समझ सकें। मेन बॉडी। 1. इन्फेंसी और चाइल्डहुड, जन्म से 10 साल तक। तेज ग्रोथ फेज। बचपन में बॉडी बहुत फास्ट ग्रो करती है। फैट का अमाउंट बढ़ता है जो एनर्जी और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। ज्यादा वाटर कंटेंट। न्यूबॉर्न्स में टोटल बॉडी वेट का लगभग 75 to 80% पानी होता है, जो बढ़ते उम्र के साथ 60 to 65% तक आ जाता है। मसल और बोन डेवलपमेंट। जन्म के टाइम मसल कम होती है, लेकिन चलने फिरने के साथ मसल और बोन्स डेवलप होने लगते हैं। लड़के लड़की में समानता। प्यूबर्टी तक दोनों का बॉडी कॉम्पोजिशन लगभग सेम होता है। 2. एडोलेसेंस, 11 to 19 साल। हार्मोनल बदलाव। इस दौरान ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बदलाव से फैट और मसल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। लड़कों में मसल मास और बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, फैट थोड़ा कम हो जाता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन के कारण फैट ज्यादा हिप्स और थाइस के एरिया में स्टोर होता है। ग्रोथ स्पर्ट। इस पीरियड में बॉडी साइज और वेट सबसे तेजी से बढ़ता है। न्यूट्रिशन की जरूरत। प्रोटीन और कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। 3. एडल्टहुड, 20 to 60 साल। स्टेबिलिटी फेज। इस स्टेज में ग्रोथ रुक जाती है और बॉडी कॉम्पोजिशन स्टेबल रहता है। मसल मेंटेनेंस। 30 ईयर तक मसल मास स्टेबल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है अगर एक्सरसाइज ना हो। फैट बढ़ना। लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण फैट ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है, खासकर पेट के एरिया में। जेंडर डिफरेंस। मर्दों में मसल और बोन ज्यादा होती है और महिलाओं में फैट परसेंटेज रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए ज्यादा होता है। हेल्थ इंपॉर्टेंस। सही बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करना ओबेसिटी और हार्ट डिजीज जैसे रिस्क्स को कम करता है। 4. बुढ़ापा, 60 साल और उससे ऊपर। डिजेनरेटिव चेंजेस। मर के साथ मसल लॉस होता है जिसे सार्कोपिनिया कहते हैं। फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। फैट सबक्यूटेनियस लेयर से अंदर के ऑर्गन्स के आसपास शिफ्ट होता है। बोन डेंसिटी कम होना। ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होती है, खासकर पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में। वाटर कम होना। बॉडी वाटर 50 to 55% तक गिर जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ता है। ओवरऑल डिक्लाइन। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हार्मोन्स कम होने लगते हैं। कंक्लूजन। बॉडी कॉम्पोजिशन जिंदगी भर बदलती रहती है। बचपन में पानी और फैट ज्यादा होता है, जवानी में मसल डेवलप होती है और बुढ़ापे में मसल और बोन दोनों कम हो जाते हैं। ये सब चेंजेस नेचुरल होते हैं और इन्हें बैलेंस रखने के लिए हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Briefly discuss the environmental factor affecting growth. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से एनवायरमेंटल यानी बाहरी फैक्टर्स इंसान के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। मतलब, हमें एक्सप्लेन करना है कि न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, पोल्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और कल्चरल बैकग्राउंड जैसे एलिमेंट्स ग्रोथ को कैसे बढ़ते या रोक देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंसान का ग्रोथ सिर्फ जीन्स से डिसाइड नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एनवायरनमेंट के अंदर सभी एक्सटर्नल कंडीशंस आती हैं जैसे कि खाना, मौसम, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और कल्चर। ये सब मिलकर इंसान के फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन सब पर स्टडी करके समझते हैं कि अलग अलग जनसंख्याओं में ग्रोथ पैटर्न्स क्यों अलग होते हैं। मेन बॉडी। 1. न्यूट्रिशन और डाइट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन। अगर बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं तो उनका बॉडी सही तरह से डेवलप होता है। मैलन्यूट्रिशन होने पर ग्रोथ रुक जाता है, हाइट कम रह जाती है और प्यूबर्टी लेट होती है। वैसे ही ओवर न्यूट्रिशन से ओबेसिटी और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्जाम्पल,
अमीर फैमिलीज के बच्चे जनरली ज्यादा हेल्दी और टॉल होते हैं क्योंकि उन्हें बैलेंस्ड डाइट मिलती है। 2. क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशंस। मौसम और जगह का भी ग्रोथ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। एलन्स और बर्गमन्स रूल्स के अकॉर्डिंग ठंडे रीजन्स के लोगों का बॉडी साइज बड़ा और लिम्स छोटे होते हैं ताकि हीट बची रहे। गर्म इलाकों के लोग पतले और लंबी लिम्स वाले होते हैं ताकि हीट निकल सके। टेम्परेचर से मेटाबॉलिक रेट भी चेंज होता है जो ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, एस्किमो लोग आर्कटिक में छोटी लिम्स के साथ रहते हैं जबकि अफ्रीकन लोग लंबी लिम्स वाले होते हैं। 3. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और लिविंग कंडीशंस। आर्थिक स्थिति डायरेक्टली अफेक्ट करती है कि किसी व्यक्ति को कैसी डाइट, हेल्थ केयर और सैनिटेशन मिलती है। हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बच्चों को बेटर फूड और मेडिकल केयर मिलती है, इसलिए उनका ग्रोथ बेटर होता है। गरीबी, गंदा एनवायरनमेंट और लैक ऑफ सैनिटेशन से डिजीजेस बढ़ती है और ग्रोथ स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, शहरी बच्चे आमतौर पर गांव के बच्चों से ज्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। 4. कल्चरल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। कल्चर और लाइफस्टाइल भी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कुछ कल्चर्स में वेजिटेरियनिज्म या फास्टिंग कॉमन होता है जिससे प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। एग्जाम्पल, आउटडोर खेलने वाले बच्चों के मसल्स और बोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। 5. पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। पोल्यूशन भी एक मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर है। लेड, कंटामिनेटेड वाटर और एयर पोल्यूशन से बच्चों में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और पेस्टिसाइड हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं। 6. साइकोलॉजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है। जहां पर बच्चे स्ट्रेस या नेग्लेक्ट फील करते हैं, वहां साइकोसोशल ड्वार्फिज्म जैसी कंडीशन डेवलप होती है। एक लविंग और सपोर्टिव परिवार बच्चे के हेल्दी ग्रोथ को बढ़ता है। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चर, पॉल्यूशन और इमोशनल एनवायरनमेंट मिलकर इंसान के डेवलपमेंट को शेप करते हैं। जीन्स एक लिमिट सेट करते हैं, पर एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि वो पोटेंशियल कितना अचीव होगा। इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है ताकि हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसीज इंप्रूव की जा सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टडी हिस्ट्री के दौरान कैसे इवॉल्व हुआ। हमें यह भी समझाना है कि कौन से थिंकर्स और साइंटिस्ट्स ने इस फील्ड में योगदान दिया और किस तरह स्टडी डिस्क्रिप्टिव से साइंटिफिक बनी। साथ ही हमें बताना है कि इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ने ग्रोथ के अंडरस्टैंडिंग को कैसे शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और मेडिसिन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यह स्टडी करती है कि इंसान कंसेप्शन से लेकर मैच्योरिटी तक कैसे बदलता है और कौन से फैक्टर्स इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहले के जमाने में ग्रोथ का स्टडी सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक सीमित था, लेकिन बाद में साइंटिफिक टूल्स और मेजरमेंट के थ्रू ये एक एडवांस सब्जेक्ट बन गया। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें बताता है कि ह्यूमन ग्रोथ के स्टडी ने डिस्क्रिप्टिव फेज से एनालिटिकल और इंटरडिसिप्लिनरी फेज तक कैसे प्रोग्रेस किया। मेन बॉडी। 1. अर्ली ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्टिव फेज बिफोर 19th सेंचुरी। शुरू के दौरान फिलोसोफर्स जैसे हिप्पोक्रेटिस और गैलन ने ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ पर बेसिक आइडियाज दिए। उनका मानना था कि ग्रोथ नेचुरल लॉज और बॉडी फ्लूइड्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है। रेनेसां के दौरान लियोनार्डो डा विंची जैसे आर्टिस्ट्स ने एनाटॉमिकल ड्राइंग्स बनाए जो इनडायरेक्टली ग्रोथ के स्टडी में हेल्पफुल रहे। लेकिन उस टाइम तक स्टडीज साइंटिफिक नहीं थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड थी। 2. द इमर्जेंस ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडीज, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ग्रोथ स्टडीज ने मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स का उस करना शुरू किया। एडोल्फ क्वार्टलेट ने एवरेज मैन का कॉन्सेप्ट दिया और ह्यूमन बॉडी के डाटा पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। उन्होंने बॉडी मास इंडेक्स (BMI) का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। इस टाइम पर एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज पॉपुलर हुई जिसमें हाइट, वेट और लिम्ब लेंथ मेजर किए जाते थे। यह पीरियड ग्रोथ के मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच का फाउंडेशन बना। 3. डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ स्टडीज, अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में चाइल्ड ग्रोथ पर डिटेल्ड रिसर्च होने लगी।
फ्रांस बोयस ने इमिग्रेंट चिल्ड्रन पर स्टडीज करके ये प्रूव किया कि ग्रोथ सिर्फ जीन्स पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। उन्होंने प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें बॉडी एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करती है। रिसर्चर्स ने लॉन्गिट्यूडिनल डेटा कलेक्ट करना शुरू किया जिससे एक इंडिविजुअल के ग्रोथ पैटर्न को टाइम के साथ समझा जा सके। 4. मॉडर्न बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मिड टू लेट 20th सेंचुरी। वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिफिक टूल्स जैसे एक्स-रे का उस होने लगा जिससे बोन एज और स्केलेटल ग्रोथ समझना आसान हुआ। ग्रोथ वेलोसिटी और ग्रोथ कर्व्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पीडियाट्रिक और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में स्टैंडर्ड बन गए। WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनल ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बनाए। जेनेटिक्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिशन के स्टडीज ने ग्रोथ के अंडरस्टैंडिंग को और डीपन किया। सेक्युलर ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट से पता चला कि अलग अलग जनरेशंस में हाइट और मैच्योरिटी एज कैसे चेंज होती है। 5. कंटेम्पररी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस 21st सेंचुरी। आज के टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया है। MRI और CT स्कैन जैसे एडवांस टूल्स बॉडी कॉम्पोजिशन और इंटरनल ग्रोथ पैटर्न स्टडी करने में उस होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड डेटा मॉडल्स ग्रोथ प्रेडिक्शन के लिए उस किए जा रहे हैं। रिसर्च अब ग्लोबल लेवल पर फोकस करती है जहां न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल डिफरेंसेस को भी कंसिडर किया जाता है। मॉडर्न स्टडीज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे स्टंटिंग और ओबेसिटी पर भी ध्यान देती है। कंक्लूजन, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टडी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक लॉन्ग जर्नी को दिखाता है जहां ऑब्जर्वेशन से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक का सफर हुआ। हर स्टेज ने नई सोच और मेथड्स दिए जिससे इंसान के ग्रोथ प्रोसेस को बेटर समझा जा सका। आज ये फील्ड हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Write short notes on any two of the following. 1. Non-gender factor of growth. 2. Stages of puberty. 3. Secular trend. 4. Nutritional assessment by biochemical method. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए टॉपिक्स में से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, लेकिन यहां हम सभी 4 टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। हर टॉपिक में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स होंगे जो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझाएंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल, सोशल और न्यूट्रिशनल। ये सब मिलकर एक इंसान के फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को शेप करते हैं। इनमें से नॉन जेंडर फैक्टर्स, स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी, सेक्युलर ट्रेंड और न्यूट्रिशनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताते हैं कि ह्यूमंस अलग अलग कंडीशंस में कैसे ग्रो करते हैं। मेन बॉडी। ए. नॉन जेंडर फैक्टर ऑफ ग्रोथ। मीनिंग, नॉन जेंडर फैक्टर्स वो होते हैं जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन जेंडर या सेक्स से रिलेटेड नहीं होते। एग्जाम्पल्स। जेनेटिक फैक्टर्स, पेरेंट्स से इनहेरिटेड जीन्स हाइट, बॉडी शेप और मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करते हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और पॉल्यूशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अमीर फैमिलीज के बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर मिलती है जिससे ग्रोथ बेटर होती है। हेल्थ और न्यूट्रिशन, इलनेस या मैलन्यूट्रिशन ग्रोथ डिले करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज से मसल्स और बोन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नॉन जेंडर फैक्टर्स भी जेंडर के बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ समझने के लिए। बी. स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। डेफिनेशन, प्यूबर्टी एक स्टेज होती है जब बच्चे का बॉडी फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस के थ्रू सेक्सुअली मैच्योर होता है। स्टेजेस, प्रीपुबेसेंट, 8 to 10 इयर्स के AAS स्टार्ट होता है, हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं। प्यूबेसेंट, रैपिड ग्रोथ और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बॉयज में वॉइस चेंज, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। पोस्ट प्यूबेसेंट, ग्रोथ स्टेबल हो जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं। हार्मोनल रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है जो गोनाड्स, टेस्टीज, ओवरीज को एक्टिवेट करते हैं। प्यूबर्टी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ट्रांजिशन स्टेज होती है। सी. सेक्युलर ट्रेंड। डेफिनेशन, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ पैटर्न्स में जनरेशंस के बीच लॉन्ग टर्म चेंज। टाइप्स, पॉजिटिव ट्रेंड, डेवलप्ड कंट्रीज में हाइट और प्यूबर्टी एज में इंप्रूवमेंट। नेगेटिव ट्रेंड, डेवलपिंग कंट्रीज में मैलन्यूट्रिशन से डिलेड ग्रोथ। न्यूट्रल ट्रेंड, कोई मेजर चेंज नहीं। कॉजेस,
बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल, जापान में पिछले 50 सालों में एडोलेसेंट्स की एवरेज हाइट बढ़ी है। सेक्युलर ट्रेंड सोसाइटी के डेवलपमेंट और एडेप्टेशन का इंडिकेटर है। डी, न्यूट्रिशनल असेसमेंट बाय बायोकेमिकल मेथड। मीनिंग, इस मेथड में बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड और यूरिन से न्यूट्रिएंट्स मेजर किए जाते हैं। कॉमन टेस्ट्स, हीमोग्लोबिन टेस्ट, आयरन डेफिशिएंसी चेक करता है। सीरम प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन आइडेंटिफाई करता है। विटामिन लेवल्स, विटामिन डी या की कमी डिटेक्ट करता है। लाइपिड प्रोफाइल, फैट मेटाबॉलिज्म और हार्ट हेल्थ के लिए। एडवांटेजेस, एक्यूरेट और अर्ली डिटेक्शन देता है। क्लिनिकल सिम्टम्स के पहले डेफिशिएंसी पता चल जाती है। लिमिटेशंस, लैबोरेटरी और एक्सपर्ट स्टाफ की जरूरत होती है। यह मेथड पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स, नॉन जेंडर फैक्टर्स, प्यूबर्टी स्टेजेस, सेक्युलर ट्रेंड और बायोकेमिकल असेसमेंट, मिलकर बताते हैं कि कैसे बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ह्यूमन ग्रोथ को शेप करते हैं। इनको समझना एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी है ताकि वो ग्रोथ के इश्यूज को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।